वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2017 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा अक्सर यूजीसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आज ये हम अब बात करते हैं 2017 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोहरौविक असंतता निम्नलिखित में से किन दो प्रॉपर्टियों के बीच सीमा बनाती हैं। तो हमारा हो गया प्रॉपर्टी और ऊपरी परिवार के बीच में सीमा बनाती हैं। राइट आंसर ये देख सकते हैं, सी हमारा राइट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, सियाल, सीमा, नीफे, और इन सीमाओं के बीच में कुछ नए में कुछ सीमाओं का पता लगाया गया है, जिसमें मोहरौविक और गुटेनबर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो मोहरौविक अगर देखें तो प्रॉपर्टी और ऊपरी परिवार के बीच में है, और गुटेनबर्ग की बात करें तो ये कोर और मध्यमंडल के बीच में है। तो ऐसे तो हम बात करें कि जो पृथ्वी को 3 संस्तरों में बांटा गया है, उसमें पाँच मुख्य परतें बताई गई हैं, जो इन 3 परतों के बीच में हैं। उसमें से रेप्टली हो गया, गुटेनबर्ग, मोहरौविक, कि ये सब हो गया। तो 5 ऐसे बताए गए, जिसमें 2 ही महत्वपूर्ण हैं, मोहरौविक और गुटेनबर्ग। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है अवनयन कहलाता है। एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के नीचे खिसक जाती है तो उसको अवनयन प्रक्रिया कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सैन एंड्रियास भ्रंश क्या है। तो सैन एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार के भ्रंश है? रूपांतरित भ्रंश है सैन एंड्रियास भ्रंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है। तो सरिता हिमी निक्षेप की बात करें तो इसका राइट आंसर है केमवेदिका सरिता हिमी निक्षेप है। अगला हम बात करें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया था। तो अवतलन सिद्धांत दिया था डार्विन ने और सारे सिद्धांत भी दिए थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी चीज़ें भी दी थी उन्होंने। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 1950 के बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है। मतलब 2050 के बाद कितने % कार्बन की वृद्धि देखी गई है। तो 30% से अधिक 30% से अधिक वृद्धि हो गई है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें दोनों कथन में से कौन सा सही है, इसको हम देखेंगे कि ITCZ का स्थानांतरण भूमि की उपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। दूसरा कारण दिया हुआ है कि भूमि की सतह जलाशय की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, इसलिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी, जिसमें क्या है, ITCZ का स्थानांतरण भूमि की उपेक्षा समुद्र में, ये राइट कथन है, और इसका कारण जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा राइट आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UBI का अस्तित्व, परावैंगनी जो सूचकांक है वो कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1990 के दशक में जो परावैंगनिक किरणों है उसकी खोज की गई। तो परावैंगनिक किरण की अगर बात करें तो ये परावैंगनिक किरण जो पृथ्वी के ओजोन मंडल हैं, ओजोन गैसेस हैं, जो कि 15 से 35 किलोमीटर की ऊपर पाई जाती हैं, उसको परावैंगनिक किरणों को ये सूखने का काम करती है, इसलिए ये पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वायुमंडल में यहाँ पे देखते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने % मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन हमारा क्या है, 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 78% आर्गन ये पाई जाती हैं
0.93% पाई जाती हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% पाई जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.039% पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी। यहाँ पर देख सकते हैं सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम तो फिर से कथन और कारण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें कथन है कि दक्षिणी गोलार्ध को अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है और दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर है ए, मतलब दक्षिणी गोलार्ध के अधोध्रुवीय करीब करीब सतत है, ये भी राइट है। और इसका जो कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा मतलब उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थलखंड पाए जाते हैं। ये दोनों राइट आंसर हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक पाई जाती है? तो समुद्री जल की लवणता अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उच्च होता है और वर्षा भी मतलब उतनी नहीं होती है जितना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, इसलिए यहाँ पे लवणता उच्च पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो ज्वार के उत्पादन के लिए मतलब कौन संचलन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। जो ज्वार भाटा आते हैं वो गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उत्पन्न होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत भूमि उच्च की उपेक्षा चंद्रमा के भूमि नीच के लिए सही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एग्जाम यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार पूछ दिए गए हैं ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 12%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया है कि महासागरों के पश्चिम भाग उसकी पूर्वी सीमाओं की तुलना हमेशा अधिक गर्म होते हैं। जो महासागरों का पश्चिम भाग होता है वो पूर्वी सीमाओं की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। और दूसरा कारण दिया हुआ है कि प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं कि महासागरों का जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी भाग की तुलना में अधिक गर्म होते हैं, इसीलिए हमेशा चक्रवात जो देखे जाते हैं वो पश्चिमी भागों पे ही हमेशा बनती है टेम्परेचर ऊंच होने के कारण। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ए। यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पद में दो बायोम के मिलन क्षेत्र के लिए सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है प्रतितान। प्रतितान बोलते हैं जहाँ पे दो बायोम का मिलन स्थल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको इंग्लिश में इकोटोन के नाम से जाना जाता है प्रतितान को। तो कहीं कहीं इकोटोन वर्ड भी दिया रहता है और कहीं कहीं प्रतितान दिया रहेगा। तो ज़्यादातर इकोटोन वर्ड दिए रहते हैं। ये दोनों शब्द आप याद कर लें। न तो मान लेते हैं कि इकोटोन पूछ दिया गया, इकोटोन ऑप्शन में आ गया तो आप लोग गलत लगा के चले आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया है? इसका राइट आंसर होगा बैरोज। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये भी मतलब आज 4-5 बार पूछ दिए गए हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किसने किया है भूगोल को, तो वो है बैरोज। और यहाँ पे कुछ हॉटसन के पुस्तक भी दिए गए हैं, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछ दिए जाते हैं कि पर्सपेक्टिव इन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसका है और नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसने लिखा है। तो ये दोनों हॉटसन की पुस्तकें हैं, ये दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भूगोल को परिणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धतियों की खोज के रूप में परिभाषित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है विलियम बुंगे। यहाँ पे परिणात्मक क्रांति, भूगोल में जो परिणात्मक क्रांति है उसकी भविष्यवाची पद्धतियों की खोज के लिए परिभाषित किया है। राइट आंसर विलियम बुंगे।
विलियम, अगर यहाँ पे कुछ देखें तो पीटर हैगेट की बुक दी गई है, तो इसमें से भी हमेशा पूछ लिए जाते हैं। पीटर हैगेट के पुस्तकों की बात करें तो यहाँ पे मॉडल इन ज्योग्राफी किसने लिखा है? मॉडल इन ज्योग्राफी पीटर हैगेट की है। सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन ज्योग्राफी, ये भी पीटर हैगेट की है। इंटीग्रेटेड मॉडल इन ज्योग्राफी, ये भी पीटर हैगेट की है। तथा फ्रंटियर इन ज्योग्राफिकल टीचिंग, ये भी पीटर हैगेट की है। तो ये सब महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणताओं के बीच में संबंध स्थापित किया है? अल मसूदी ने किया है। राइट आंसर ए होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अल मसूदी के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम दिया गया है जैसे किताब मुराज अल दहाब, ठीक है, और इस तरीके से और भी बुक दिए गए हैं जो देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? कुछ सुमेलित दिए गए हैं जिसमें से एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है वो राइट आंसर होने वाला है हमारा बी, ये कि सुमेलित नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी है वो जेपी मार्श द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि ज्योग्राफी और मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट का है। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड जेम्स का है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस गोल्ड एंड स्मिथ का है, ठीक है, एडम्स एंड गोल्ड्स का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी है वो हार्वे का पुस्तक है, ना कि जेपी मार्श का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हार्वे की पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विचारवाद है, मतलब कौन से जो भूगोलवेत्ता है किस विचारवाद से संबंधित हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी होने वाला है। जो देख सकते हैं कि जो स्टॉप एंड गो एंड डिटर्मिनिज्म है तो ये हमारा संबंधित है ग्रिफिथ टेलर से। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हमबोल्ट से संबंधित है। मॉडर्न ज्योग्राफी है वो रीटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है? मतलब वर्तमान में जो अनुकूल स्थिति बनाए रखना है तो हमारा प्रजनन दर किस प्रकार का होना चाहिए? तो वो हमारा राइट आंसर होने वाला है बी 2.1। ये 2.1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की जनसंख्या के अनुसार किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए कौन से गुण महत्वपूर्ण है? तो हमारा क्या है कि राइट आंसर होने वाला है, देख सकते हैं सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है कि कौन सा अपेक्षित होने वाला है, ये राइट आंसर है सी कि 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। जबकि और सारे सब गलत हैं, क्योंकि जो ये सब कथन है ये सब गलत हैं, क्योंकि जो हमारी कृषि कार्य में जनसंख्या है वो 75% होनी चाहिए, कृषि कार्य में लगी होनी चाहिए। और जो मतलब प्रति घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो इस टाइप से ये एक ही कथन है जो सही है कि 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये हमारा राइट है कि अर्बनाइजेशन में किसी भी शहर कहलाने के लिए वहाँ पे 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं सी आंसर दिया गया है, और एक पहला भी सही है कि यहाँ पे छावनी, यहाँ पे देख सकते हैं सी आंसर सही है। छावनी और ये सब भी नगर पालिका हो तो उसको भी नगर श्रेणी में रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेवेनस्टीन ने प्रवास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? रेवेनस्टीन के प्रवास सिद्धांत में, तो ये हमारा राइट आंसर होगा सर्वाधिक प्रवास शहरी क्षेत्रों से ग्राम इनकी ओर प्रवास करते हैं। शहरी क्षेत्रों से ये हमारा गलत है, गांव से शहर की ओर जाते हैं, ना कि शहर से गांव की तरफ। तो ये हमारा राइट आंसर है कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर, ये हमारा क्या है प्रमुख शहर है, इसको प्रमुख शहर की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
केंद्रीय संस्थान में क्रिस्टलर ने K4 सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने इंगित किया है? तो ये K4 जो है वो परिवहन से संबंधित है। K3 है K3 बाजार से संबंधित है, K4 परिवहन से संबंधित तथा K7 जो है वो प्रशासनिक से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है K4 जो परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से E रूट अंडर ED²/n ये किसका है? ये है JC बीवर का है। तो राइट आंसर हमारा होने वाला है B, JC बीवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिवहन लागत और वस्त्र उद्योगों में स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है, क्योंकि सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि कपास जो है वो शुद्ध सामग्री होती है, ये इसको कहीं भी इंडस्ट्री लगा करके उत्पादन किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पेशे को द्वितीय कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है बढ़ई। जो कुछ बनाते हैं ये एक उत्पादन का काम करते हैं, तो यह हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होने वाला है नील नदी घाटी और डेल्टा का क्षेत्र, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कार्य समूह में स्वर्ण कॉलर कर्मचारियों के रूप में विहित किया जाता है? तो राइट आंसर होने वाला है सी, सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य शीर्ष प्रबंधन अधिकारी, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके प्रकाशन के पश्चात राजनीतिक भूगोल विषय में वास स्थान की अवधारणा लोकप्रिय हो? तो कौन सी पुस्तक जब प्रकाशन हुआ तो ये राजनीतिक भूगोल को जो राजनीतिक भूगोल है उसको वास स्थान की अवधारणा के लिए लोकप्रिय हुआ। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है पुलिट्ज़र ज्योग्राफी। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक भूगोल में हृदय स्थल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो हमारा राइट आंसर होने वाला है जो हार्टलैंड थ्योरी है वो मैकाइंडर ने दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है सी, जो कि मैकाइंडर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकाइंडर ने अपनी थ्योरी 1904 में दी थी, जो कि ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री में फर्स्ट बार जो लिखी गई पुस्तक है इसमें की गई थी। जबकि जो ड्रीमलैंड थ्योरी है वो स्पाइकमैन ने 1944 में दिया था। वो शांति पीस ऑफ ज्योग्राफी में अपने पुस्तक में लिखा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने तो मनुष्य के नस्ल को वर्गीकृत करने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले शिरस्त्र सूचकांक निम्नलिखित में से किसका? तो इसका लंबाई और चौड़ाई के बीच के अनुपातों को दिखाता है। तो राइट आंसर होने वाला है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इसका देख सकते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी राष्ट्र के बारे में सही नहीं है? तो किसी भी राष्ट्र के बारे में क्या सही नहीं है? कि इसके पास हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार होता है, ये सही नहीं है किसी भी राष्ट्र के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भू राजनीति शब्द गढ़ा है? तो भू राजनीति शब्द यहाँ पे सबसे पहले देखें तो ये जेलिन का है। ठीक है, भू राजनीति शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया गया है कि लेखक ने कहा है कौन से कि विद्यमान वर्गीय और विभागीय योजनाओं में सिर्फ एक साथ ला देने में स्वतः कोई समेकित योजना नहीं हो जाती है। इस योजनाओं को समेकित इंटरलिंक विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दंतवाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर होगा दंतवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट होने वाला है आंसर होने वाला है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है जो दामोदर घाटी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखें तो योजना के स्तर और वांछित मानचित्र का
मानचित्र का आकार दिया गया है कि मतलब कौन से किस टाइप के जो मानचित्र हैं उसमें के अंतर्गत आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है हमारा डी है, जो कि राज्य है वो छोटा, मतलब जो 4 प्रकार से वो मैप को डिवाइड किया गया है। तो ये स्मॉल स्केल पे जो राज्य को दिखाया जाता है, जिला को देखें तो मध्यम मिडिल स्केल पे दिखाया जाता है, प्रखंड को बृहद स्केल, और जो पंचायत क्षेत्र है उसको कैडेस्ट्रल स्केल पे दिखाया जाता है, मैप पे दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने क्षेत्रीय आयोजन की परिभाषा दी है कि क्षेत्रीय आयोजन ऊपरी शहरी क्षेत्र की गतिविधियों क्रम में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होने वाला है एंड जॉन फ्राइडमैन हमारा राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विलियम बुंगे द्वारा प्रतिपादित शहरी संरचनाओं का शोषणकारी मॉडल से जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी सिटी है वो विलियम बुंगे के शहरी संरचना से संबंधित है, जबकि एक है जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये नहीं है। तो राइट आंसर होने वाला है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन स्थानों से होकर भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 गुजरता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य से गुजरता है हमारा राष्ट्रीय जो NH है वो 48 किस किस राज्य से गुजरता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राज्यों का नाम दिया गया है, तो इसमें से किन्हीं 3 को सिलेक्ट करना था। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है पुणे, सूरत और अहमदाबाद। पुणे, सूरत और अहमदाबाद हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में टीक के अधिकतम वन पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है टीक सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टीक सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है अरुणाचल प्रदेश है उसको तिब्बत से कौन सा जोड़ता है। तो राइट आंसर होने वाला है बोमडिला दर्रा होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है। यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है 17.64। ये हमारा राइट आंसर होने वाला है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए जो कथन और कारण दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो देख सकते हैं कि 2001 से जनसंख्या वृद्धि, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा सी है, जो ए सही है जबकि आर गलत है, कथन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रम बैंड के लिए सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी हमारा पराबैंगनी किरणें नीला, हरा और लाल, ये बी राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कुछ मानचित्र आरेख दिए गए हैं और इसके पहलू दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा। तो राइट आंसर होने वाला है ए हमारा राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं कौन सा मानचित्र आरेख किससे संबंधित है। जो समान रेख मानचित्र हैं वो संबंधित है किसी भी जगह से होने वाले बदलाव के सापेक्ष धीरे धीरे घटित होने वाली जनसंख्या वितरण। जो बिंदु मानचित्र है वह जनसंख्या वितरण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकीर्ण आरेख जो है प्राकृतिक समूहीकरण के लिए तथा तारक आरेख है यह वायु की दिशा को दिखाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग कहा जाता है वो राइट आंसर होने वाला है नीला, हरा और लाल को कहा जाता है प्राथमिक रंग। तो ये है विजुअल रेज। तो विजुअल रेज है नीला, हरा और लाल। इसका जो वो 0.4 से 0.7 होता है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित रेखा प्रतीकों में से बताइए कि कौन सा उपयुक्त ऊंचा वक्ष को चित्रित करती है।
तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी। बी और सी मतलब समोच्च रेखा और हेसियूर विधि, दोनों विधि क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के ऊंचावच को दिखाता है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है सी। ये समोच्च रेखा और हेसियूर ये दोनों ऊंचावच को दिखाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान बटन में ऊपरी चरम सीमा को मापने हेतु निम्नलिखित में से पद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है लेप्टोकोर्टिक। लेप्टोकोर्टिक है वो किसी भी समान बटन की ऊपरी सीमा को मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम कराएंगे। थैंक यू।